अभी तक हमने लास्ट वीडियो में जो कवर किया था, हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा एलियास के ऊपर। ठीक है, ज्वाइनिंग अ टेबल टू इटसेल्फ था पहले। उसके पहले जो हमने कवर किया था वो था यूजिंग एन एलियासिस। ठीक है, तो आई थिंक वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वाइनिंग सेवरल टेबल्स। तो कई एक टेबल के अंदर हम कितने टेबल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है। तो इट इज़ पॉसिबल टू ज्वाइन सेवरल टेबल्स। ठीक है, तो हाँ ये पॉसिबल है हमें कई सारे टेबल्स ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, फिर फॉर ईच पेयर ऑफ टेबल्स you must include a condition indicating how the columns are related। तो जब भी हम टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो हमें ये देखना होगा उसमें कि जो कॉलम्स हैं वो किस टाइप से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन हमें लगानी होगी हर टेबल के ऊपर जिसमें भी हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि रिलेशन क्या है इनका। ठीक है, फिर द प्रोसीजर फॉर ज्वाइनिंग more than 2 tables is essentially the same as the one for joining 2 tables। तो जो इसका प्रोसीजर है वो कैसा है, वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसा हमें एक टेबल को ज्वाइन करने के लिए होता है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंट प्रोसीजर नहीं चाहिए होता टेबल को ज्वाइन करने के लिए। ओके, इन सच ए क्वेरी, अब इसमें क्वेरी क्या रहेगी, द कंडीशन इन द where clause will be a compound condition। तो इसमें क्या है कि जब भी हमारी जो कंडीशन होगी इस तरह की क्वेरीज में, ठीक है, वो जब भी वेयर क्लॉज होगा तो वो क्या होगा, एक कंपाउंड कंडीशन होगी वेयर क्लॉज में। ठीक है, तो वेयर क्लॉज वाली हमारी कंपाउंड कंडीशन रहेगी हमेशा। ओके, ऑल द डिजायर्ड कॉलम्स वुड बी लिस्टेड इन सेलेक्ट क्लॉज। तो जितने भी हमें कॉलम्स चाहिए, ठीक है, वो कहाँ रहेंगे, सेलेक्ट क्लॉज में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उनको वहाँ से ही ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एनी कॉलम दैट अपीयर इन मोर देन वन टेबल वुड बी क्वालिफाइड। तो वो कॉलम जो एक से ज़्यादा टेबल में आएंगे, ठीक है, वो इसके लिए क्वालिफाइड रहेंगे। क्यों, क्योंकि रिलेशन बन जाएगा उनका। ठीक है, तो ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिलेशंस को इस टाइप से। ओके, इन द फ्रॉम क्लॉज the tables that are involved
in the query would be listed। तो जो फ्रॉम क्लॉज होगी, ठीक है, फ्रॉम क्लॉज में क्या होगा, जो टेबल्स इन्वॉल्व होंगे क्वेरी के अंदर वो लिस्टेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से जो है ये रन करेगी हमारी, ठीक है। तो हम इसको क्वेरी को हमें रन करना होगा, पहले हमारा वेयर क्लॉज आता है, फिर सेलेक्ट आता है, फिर फ्रॉम आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं मल्टीपल टेबल्स को, ओके। अब आता है इसके बाद सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस जैसे हमने मैथ में पढ़े हैं, हमारे सेट के ऑपरेशंस होते हैं वो वाले, ठीक है, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें भी, ठीक है। तो द यूनियन ऑफ टू टेबल्स इज टेबल containing every row that is in either the first table, the second table और both tables। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जो यूनियन है दो टेबल्स का, वो क्या होगा, उसी टेबल में कंटेन करेगा जिसमें उसकी रोज़ जो होंगी सारी मिलेंगी फर्स्ट टेबल में, ठीक है, सेकंड टेबल में और बोथ टेबल्स में। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है एक साथ लिखना, कंबाइंड करना, ठीक है, कंबाइंड करना होता है यूनियन का मतलब। लाइक जैसे हमारे मैथ में होता है, हमारा एक सेट ये हो गया तो और एक सेट ये हो गया, तो यूनियन करने का मतलब हो गया इन दोनों को ही हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे और इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे हमारे एक साथ लिखेंगे तो अब यूनियन होता है। और सिंबल कैसे होता है यूनियन का, सपोज ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी, यू लगा होता है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, द इंटरसेक्शन और इंटरसेक्ट, ठीक है, ऑफ टू टेबल्स इज ए टेबल containing all rows that are in both tables। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन जो होगा दो टेबल का होगा, जिसमें टेबल जो कंटेन करेगी सारी रोज को जो दोनों टेबल में होंगे, ठीक है। अब इंटरसेक्शन की बात करें तो डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ये हमारा सेट है, तो इंटरसेक्शन जो होता है ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन रहता है, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ओके। थर्ड है डिफरेंस, द डिफरेंस और माइनस ऑफ टू टेबल्स is the set of all rows that are in the first table but that are not in the second table। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस होगा दो टेबल का वो क्या होगा, सेट होगा सारे रोज का जो फर्स्ट टेबल में तो होंगी बट सेकंड टेबल में नहीं होंगी वो, ठीक है।
तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा जो एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट टेबल वाले ही आएंगे। ओके, इसके बाद आता है द टू टेबल्स, द टू टेबल्स in the union must be union compatible। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम दो टेबल का यूनियन करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो टेबल्स होंगी वो दोनों टेबल्स जो है यूनियन कॉम्पेटेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टेबल ही डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जिसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अगर रिलेशन नहीं बनेगा तो वो यूनियन कॉम्पेटेबल नहीं होंगे, ठीक है, उनका रिलेशन बनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उनको यूनियन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है टू टेबल्स आर यूनियन compatible if they have the same number of columns। तो दो टेबल यूनियन कॉम्पैटिबल कब होंगी? जब कि कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, लाइक पहला पॉइंट है जो नंबर होगा, सेम नंबर के कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी में 4 कॉलम्स हैं, किसी में 5 कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेंगे तभी वो यूनियन कॉम्पेटेबल होंगी। तो ये इनकी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन है देयर corresponding columns have identical data types and length। तो जो दूसरे जो करस्पॉन्डिंग कॉलम्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, आइडेंटिकल डेटा टाइप्स होना चाहिए उसमें, और लेंथ भी उनकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनआइडेंटिकल डेटा टाइप्स हो। ठीक है, आइडेंटिकल डेटा टाइप्स होंगे तभी वो टेबल्स जो हैं हमारी यूनियन कॉम्पेटेबल होंगी। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ऑल एंड एनी है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।